गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी को मेरी आवाज़ होपफुली आ रही होगी। होपफुली आप सभी को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी, तभी हम अपनी क्लास को क्या कहते हैं 5 मिनट हम्म, हम 5 मिनट में अपनी क्लास को शुरू करेंगे। हम सबके जुड़ने का आने का वेट करेंगे, उसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आपको मैं बता देती हूँ आज की क्लास हमारी किस बारे में है। उससे पहले मैं आपसे एक कॉन्फर्मेशन चाहूँगी कि होपफुली आपको मेरी जो आवाज़ है वो क्लियरली सुनाई दे रही होगी, मेरी जो वीडियो है वो आपको प्रॉपरली दिख रही होगी, और मैं अभी थोड़ी देर में आपको अपनी पीपीटी शेयर करूँगी, वो भी आपको दिखाई देगी होपफुली। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हम एमपी सेट जो है वो सॉल्व करेंगे। सेट का जो पेपर है, तो इस पेपर को शुरू करने से पहले हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे, लोगों के जुड़ने का वेट करेंगे। जैसे ही सारे लोग आ जाएंगे वैसे ही हम अपनी क्लास को ऑन टाइम शुरू करेंगे, ठीक है। आप एक बार मुझे मैसेज करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि मेरी आवाज़ जो है आपको प्रॉपरली आ रही है कि नहीं। मेरी जो वॉल्यूम और जो मेरी वीडियो है और मेरी जो सामने मैंने आपके सामने क्वेश्चन पेपर जो खोला है वो आपको प्रॉपरली विजिबल है कि नहीं, उस चीज़ का आप मुझे यहाँ पे कॉन्फर्मेशन दीजिए, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो हमारी है इस बारे में कि हमारा जो एमपी सेट का ये जो पेपर है 2022 का, उसे हम सॉल्व करेंगे। और इस पेपर को सॉल्व करने से हमें क्या समझ आएगा, हमें समझ आएगा कि कैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को कैसे हम डील कर सकते हैं, और कैसे हम क्वेश्चंस को पढ़ के और उनके ऑप्शंस को समझ के उसे प्रॉपरली आंसर कर सकते हैं। कैसे हम एक मोस्ट वाइबल जो आंसर है उसको चूज़ कर सकते हैं। कैसे हम एलिमिनेशन की टेक्निक है उसके थ्रू आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सवाल बहुत नए होते हैं, हमें नहीं पता होते, किसी को भी नहीं पता होते, बहुत नए सवाल भी आते हैं, तो उसमें हम कैसे गेसिंग एबिलिटी यूज़ कर सकते हैं वो हम जानेंगे। कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और कैसे हम थ्योरीज को अपने जो क्वेश्चंस है उनसे रिलेट करके कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं, उन चीज़ों को आज हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज के पार्ट में हम हमारे 30 क्वेश्चन है उनको डील करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में फिर हमारे 35 क्वेश्चन होंगे उनको डील करेंगे। फिर नेक्स्ट में जो बचे हुए 35 होंगे उनको हम डील करेंगे। तो आज की क्लास हमारी मैंने आपको आई होप ब्रीफली आपको समझा दिया किस बारे में क्लास है। मैं आपको थोड़ा सा अपने कोर्सेज के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे 2 कोर्सेज चलते हैं। वो 2 कोर्सेज हमारे कौन से हैं? पहला है हमारा ईवीजीसी प्लेटफॉर्म पे हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं एट अ टाइम। एक है हमारा ईवीजीसी का कोर्स, यहाँ लिखते हैं हम ईवीजीसी का कोर्स, जिसकी क्लास हमारी मॉर्निंग में होती है सुबह 8 से 9 AM, ठीक है। दूसरा हमारा कंबाइन कोर्स है जिसमें हम नेट से रिलेटेड जो नेट की प्रिपरेशन है वो कराते हैं। हरियाणा प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आई हैं उनकी हम तैयारी कराते हैं। और जो हमारा जो CUT PG के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनकी भी हम प्रिपरेशन कराते हैं। ये हमारा कंबाइन बैच है, ये हमारा कंबाइंड बैच है। इसकी क्लास हमारी होती है शाम को इवनिंग में 5 to 6 PM। और EVGC की जिसमें हम काउंसलर रिलेटेड एग्ज़ाम्स की आपको प्रिपरेशन कराते हैं उसकी क्लास हमारी होती है सुबह 8 से 9 AM, ठीक है।
तो होपफुली आपको कोर्सेज़ के बारे में भी समझ आ गया होगा कि क्या क्या कोर्सेज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी राइट नाउ चल रहे हैं। और ये हमारी यूट्यूब क्लास है जो आपको पता है डेली होती है 7 से 8 सेम टाइमिंग पे हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कभी कभी हम प्रैक्टिस पेपर करते हैं और समटाइम्स वी यूज़ टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज जो हमेशा पेपर में पूछी जाती हैं। ओके, मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैंने बताया मेरी कभी कभी आवाज़ नहीं आती, या मेरी वीडियो आपको प्रॉपर नहीं दिखती, या आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रॉपरली नहीं दिखता, क्योंकि मुझे यहाँ से मुझे विजिबल होता है तो मुझे लगता है आपको विजिबल हो रहा होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम आप जो पीपीटी है उसको जूम इन कर लीजिए, या फिर आप अपनी वॉइस सही कर लीजिए, या मैम अपनी वीडियो ठीक कर लीजिए, वो प्रॉपरली नहीं आ रही, तो उस हिसाब से मैं चेंजेस कर लूँगी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ आई हूँ। अब इसी के साथ हमारा टाइम हो चुका है, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके आपके जो आपके ऑप्शनल जो होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कंपलसरी होते हैं सॉल्व करने। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होता है। 1 क्वेश्चन कैरी 2 नंबर। अगर करेक्टली आप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपका जो क्वेश्चन बुकलेट है वो हिंदी लैंग्वेज में भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है, तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। OMR शीट है, आपको प्रॉपरली फिल करनी है, अच्छे से फिल करनी है, क्योंकि आपको वो दोबारा नहीं मिलते। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये रफ वर्क के लिए आपके स्पेस भी मिलता है, तो आपको कोई भी रफ वर्क करना है, कैलकुलेशन वर्क करना है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन है हमारा, मतलब हमारे साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। आपको आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रहा हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में विजिबल हो रहा हो। उसी के बाद फिर हम अपने जो क्वेश्चन है उसको शुरू करेंगे। आप मुझे एक बार थम्स अप कीजिए कमेंट में कि हाँ आपको चीज़ें प्रॉपरली विजिबल हैं, आपको चीज़ें प्रॉपरली समझ आ रही हैं। एक मिनट में हम कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल बस 1 मिनट आप मुझे दीजिए, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हर चीज़ क्लियर है, मेरी वीडियो पीपीटी ऑडियो सब। इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास को ऑफिशियली शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी क्लास में। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मिशन अभ्यास। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ ग्रीक फिलोसोफर्स इन इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। मतलब कौन से ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, आपको यहाँ पे द करेक्ट क्रोनोलॉजी बतानी है ग्रीक फिलोसोफर्स की। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में जब क्लास ली थी क्या कहते हैं इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, जब मैंने आपके साथ हिस्ट्री डिस्कस की थी तो मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई थी कि कौन से फिलोसोफर कौन से टाइमलाइन में आए थे, कौन पहले आए थे, उनके बाद फिर कौन आए थे। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अगर आपने क्लास देखी हो तो आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ कि आपकी जो क्रोनोलॉजी है ग्रीक फिलोसोफर्स की, पहले आप ट्राई कीजिए, आप मुझे आंसर बताइए, उसके बाद फिर मैं आपको जो सही क्रोनोलॉजी होगी वो आपको बताऊंगी। मैं 1 मिनट आपका वेट करती हूँ आपके रिस्पांस का। आप मुझे रिस्पांस दीजिए, अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो मैं आपको सही आंसर बताऊंगी। बताइए कौन कौन से फिलोसोफर्स आए थे आपके उस टाइम पे, और कौन सबसे पहले आया था, क्या हमारी क्रोनोलॉजी थी। चलिए मैं बताती हूँ आपको। जो हमारे सबसे पहले जो फिलोसोफर्स थे, मैंने आपको बताया था जो शुरुआत हुई थी वो हमारे सोक्रेटिस से हुई थी। सोक्रेटिस जो थे उनसे शुरुआत हुई थी, और फिर उनके सोक्रेटिस के ही स्टूडेंट थे प्लेटो।
प्लेटो थे, प्लेटो ने जो भी हमारे सोक्रेटिस उनके जो गुरु थे उनकी जितनी भी वर्बल टेस्टिमनीज थी, मतलब जो भी उन्होंने वर्बली चीज़ें दी थी उनको इन राइटिंग लिख के क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी पब्लिश कहते हैं, वैसे उन्होंने इन रिटन फॉर्म में जितनी भी सोक्रेटिस की फिलोसफीज थी उनको लिखा था। फिर प्लेटो के जो स्टूडेंट थे वो कौन थे, वो थे एरिस्टोटल। तो हमारे प्लेटो के बाद एरिस्टोटल आए थे, वो भी अपने गुरु को बहुत मानते थे, पर उन्होंने जितनी भी अपनी उनके कॉन्सेप्ट्स थे, जो उनकी राइटिंग थी वो अपने गुरु के अगेंस्ट में थी, उनके अपोजिशंस में थी। ठीक है, तो आपकी इससे पता लगती है आपकी क्रोनोलॉजी में सबसे पहले सोक्रेटिस आए थे, फिर आपके प्लेटो आए थे, फिर आपके एरिस्टोटल जो कि थे अरिस्टो वो आए थे। तो इससे आपको पता लगता है, इस आपका आंसर होगा फर्स्ट ए। सॉरी फॉर दिस, हाँ लेते हैं, हाँ। तो इससे आपको पता चलता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए। पहले आपके आए थे सोक्रेटिस, देन योर प्लेटो एंड देन योर एरिस्टोटल। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इड। इड के बारे में कौन सी चीज़ आपकी सही नहीं है। आपको सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे अपनी आंखों को खोल के रखेंगे, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, आप नॉट इग्नोर नहीं कर सकते। मेजरली जो गलतियां होती हैं बच्चों से इसी में होती हैं कि वो सवाल को सही से नहीं पढ़ते। आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है और नॉट को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट इड। जो आपका इड होता है, मैंने जैसे आपको बताया था, इड आपकी एक इंस्टेक्चुअल नीड होती है। इड जो आपका होता है डिमांडिंग होता है, उसको मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि मेरी नीड पूरी करो। तो अब ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो इड से जो आपका इड है उससे रिलेटेड नहीं है, नॉट लिखा है। तो इट मीन्स आई और मी, इट इज़ ड्रिवन बाय पावरफुल बायोलॉजिकल नीड्स, इट फाइंड एक्सप्रेशन इन प्राइमरी मोटिव्स, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय कन्वेंशंस एंड कस्टम्स। कौन सा है बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। आप मुझे इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने ठीक जवाब दिया या गलत। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इड जो आपका होता है वो इंस्टिक्चुअल, जो इमीडिएट उसको ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, उसको ये है कि उसकी जो नीड्स है वो अभी राइट नाउ फुलफिल की जाए एनी हाउ। ठीक है, तो जैसे आपका इड है, इड ड्रिवन बाय पावरफुल बायोलॉजिकल नीड्स। हाँ, बायोलॉजिकल नीड्स तो फुलफिल करनी होती है, वाले कि आपकी खाने की नीड, अभी खाना चाहिए, अभी सोना है, अभी पानी पीना है, तो वो डिमांडिंग होता है, तो उसे बायोलॉजिकल नीड तो इन्फ्लुएंस करती हैं। इट फाइंड एक्सप्रेशन इन प्राइमरी मोटिव्स। हाँ, प्राइमरी मोटिव्स भी होते हैं। इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय कन्वेंशन एंड कस्टम्स। जो कन्वेंशन और कस्टम्स होते हैं उससे उसे रिस्ट्रिक्ट मतलब रोका जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुपर ईगो होता है, वो आपके जो आपका 2 सेकेंड, हाँ, जो आपका सुपर ईगो होता है वो आपके इड को कंट्रोल करता है, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। वो बताता है कि कौन सा बिहेवियर राइट है, रॉन्ग है, किस बिहेवियर को आप कर सकते हो, किस बिहेवियर को नहीं कर सकते। तो सुपर ईगो जो आपके इड को कंट्रोल करता है वो आपके कस्टम और कन्वेंशंस पे बेस्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपका गलत स्टेटमेंट क्या हुई, आपकी ए। तो इसका आंसर आपका हुआ ए। इसका आंसर आपका ए हुआ। ठीक है, ए को टेक करेंगे, इसका आंसर हमारा ए हुआ। इड में आई और मी नहीं आता। आई और मी आप यूज़ करते हैं जैसे कि आप अपने आप को अपनी सेल्फ को जब डिफाइन करते हैं, अपने आप को आई, जब आप कहते हैं ना योर ईगो, समटाइम जो इसमें नहीं बट इन जनरल साइकोलॉजी में जब आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताना होता है, अपने बारे में बताना होता है, तब आप आई और मी का इस्तेमाल करते हैं। इसका आपके इड से कोई वास्ता नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, यहाँ पे आंसर आपका ए है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। द बुक, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द बुक प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इन 1873 से 74 वॉज पब्लिकेशन बाय। जो आपकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये किसने पब्लिश की थी 1873 से 74 तक, बताएगा कोई? कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं।
वॉट एवर योर इज़ योर आंसर, जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। देखिए, आपकी जो प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, वो आपके जो विलियम वुंड थे उन्होंने दी थी जब उन्होंने सबसे पहले जो साइकोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाया था। उन्होंने साइकोलॉजी को फिजियोलॉजी और फिलॉसफी से जब एक अलग डिसिप्लिन स्टेब्लिश किया था, ओन इंडिविजुअल डिसिप्लिन स्टेब्लिश किया था, तब इन्होंने ये फिलॉसफी दी थी। इसे स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट जहाँ पे आपके जो आपके थॉट या कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है उनको छोटे छोटे भागों में, स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करके समझा जाता है। बिहेवियर को या मेंटल प्रोसेसेस को छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स भागों में डिवाइड करके फिर समझा जाता है। तो ये आपके विलियम वुड ने दी थी। विलियम वुड आपके किससे एसोसिएटेड है? वो आपके स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल है उससे रिलेटेड है। तो मतलब इसका आंसर हुआ डी। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आपके प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी किसने दी? विलियम वुड ने। अब विलियम वुड आपके किस स्कूल से आते हैं? स्ट्रक्चरलिस्ट से। तो आप यहाँ पे विलियम वुड का तो नाम नहीं दिया है, पर हाँ वो किस स्कूल से आते हैं? स्ट्रक्चरलिस्ट से। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरलिस्ट दिया। ऐसे आप आंसर को पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्वी कार कॉल्ड द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्शन। जो हार्वी कार है उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्शन जो होता है इन विच मेंटल एक्टिविटी अपीयर एज, मतलब कि एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्शन होता है जिसमें आपकी जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती है वो अपीयर होती हैं एक पर्टिकुलर वे में। वो कौन सा वे होता है, क्या होता है? अब देखिए, आपने हार्वी कार के बारे में पढ़ा होगा, आपको नॉलेज होगी तो आपको पता होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा। इन्होंने बोला था जो भी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्शन होता है, पहले आप आंसर दीजिए। अगर आप मुझे यहाँ पे आंसर दे देते हैं तो ठीक है, नहीं आंसर देते तो मैं आपको इसका जवाब दूंगी। मैं आपके आंसर का वेट करूँगी। जैसे ही आप आंसर दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो मैं बताऊँगी आपको कि हार्वी कार ने ऐसी कौन सी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्शन बताई थी जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी किस फॉर्म में अपीयर होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो हार्वी कार थे उन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्शन, एक ऐसी मेंटल एक्टिविटीज़ बताई थी जो एक स्पेसिफिक फॉर्म में आती हैं। वो क्या होती हैं आपकी? वो आपकी होती है एडजस्टमेंट रिलेटेड, कि आप जो एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड, मतलब जब उन्होंने बताया था तो उन्होंने बताया था कि उसे वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और उस एडजस्टमेंट को, अब जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आंसर तो एडजस्टमेंट लिखा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा नहीं है, साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट बोला था। द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्शन इन विच मेंटल एक्टिविटी अपीयर, जो आपकी मेंटल एक्टिविटी एक स्पेसिफिक फॉर्म में जो अपीयर होती है उसे क्या कहते हैं? उन्होंने बोला था उसे साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट। ठीक है, अब आपका यहाँ पे साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट तो नहीं लिखा, तो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट नहीं लिखा तो आप किससे रिलेट कर सकते हैं? फंक्शनल बिहेवियर, परसेप्टिव बिहेवियर, लर्न बिहेवियर, वो तो नहीं, वो तो आपके लर्न बिहेवियर तो अलग चीज़ है। फंक्शनल बिहेवियर, परसेप्टिव बिहेवियर, अडेप्टिव बिहेवियर। अब आप एडजस्टमेंट, साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट को को रिलेट कर सकते हैं अडेप्टिव बिहेवियर से, जहाँ आप एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं सिचुएशन से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ऐसे आप चीज़ों को एसोसिएट करके समझ सकते हैं और एसोसिएट करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? अनबायस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंसेस। अनबायस्ड डिस्क्रिप्शन मतलब बिना किसी बायसनेस के इमीडिएट जो भी आप राइट नाउ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? दर्शाना, उसको बताना। नॉट एनालाइज, बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी रिडक्शन के, बिना किसी चेंज के। मतलब इमीडिएट जो आपका एक्सपीरियंस है ना, कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको क्लास के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, क्लास का आपके साथ, क्लास को लेकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो आपने बिना किसी मक्खन लगाए, बिना किसी चेंज के, बिना किसी मैनिपुलेशन और एनालाइज के अनबाइस्ड डिस्क्रिप्शन दिया कि मैम मेरा क्लास का एक्सपीरियंस ऐसा था, मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ, मुझे लगा क्लास ऐसी थी वैसी थी, आपने इस तरीके से बताया। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं बताइए? ऑप्शंस को रीड कीजिए। इंसाइट कहते हैं, एलिमेंटिज्म कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, या फिनोमेनोलॉजी। क्या कहते हैं बताइए? फिनोमेनोलॉजी, इंट्रोस्पेक्शन, एलिमेंटिज्म या इंसाइट?
जब आप इमीडिएट एक्सपीरियंसेस को अपने डिस्क्राइब करते हैं। मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसे कहते हैं हम फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी का क्या मतलब होता है? फिनोमिनोलॉजी का मतलब होता है लिव्ड एक्सपीरियंसेस। जब आप इंडिविजुअल के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशन, बिना किसी एनालाइज के, बिना किसी बायसनेस के, जैसे जो उसके एक्सपीरियंस है आप उसको उन्हीं नेचुरल फॉर्म में जब स्टडी करते हैं तो उसे फिनोमिनोलॉजी मेथड के थ्रू स्टडी किया जाता है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। विच कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, कौन सा कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट था, रेज्ड हिज कंसर्न ओवर आर्टिफिशियलिटी ऑफ कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंट एंड देयर जनरलाइजेबिलिटी टू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। वो कौन से कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रेज किया था उनका कंसर्न ओवर आर्टिफिशियलिटी ऑफ कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंट, मतलब जो एक्सपेरिमेंट होते हैं लैब्स में उनके ऊपर उन्होंने सवाल किया था। उन्होंने बोला था हम लैब में किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके हम रियल वर्ल्ड में या फिर लोगों के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। हमें अगर लोगों को स्टडी करना है, उनके बिहेवियर को समझना है, तो आप हमें नेचुरल सेटिंग में हम स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। हम लैब में स्टडी करके फिर रियल वर्ल्ड में उसे अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज़ कितनी ज़्यादा ठीक है, उस चीज़ पे उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे बताइए? कोई भी गेस कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपने जो कुछ लोग प्याजे बोल रहे हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से प्याजे ना समझे, ये आपके जो है अल्रिक नीजर है। अल्रिक नीजर है, इन्होंने बोला था, इन्होंने सवाल उठाया था कि जो आप लैब में स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी जो, और फिर उनको आप ह्यूमंस पे रियल लाइफ में जनरलाइज कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला वो चीज़ें ठीक नहीं है। अगर आपको ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना है तो आप नेचुरल सेटिंग, जो रियल लाइफ सेटिंग है, वहाँ पे जाके उनको स्टडी करें, तो दैट इज़ मस्ट बेटर। और आपके ऐसे ही कोलान जो लॉरेंस थे, उन्होंने भी यही बात बोली थी, पर उन्होंने एनिमल के संदर्भ में बोली थी ये बात। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया डी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विच साइकोलॉजी, कौन सी साइकोलॉजी जो एम्फेसाइज करती है 3 एस्पेक्ट, नर्व्स मतलब सेल्फ, गल्ब मतलब हार्ट, रूह मतलब सोल, एंड इट्स रिलेशनशिप इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में इनका क्या रिलेशनशिप है, ये कौन सी साइकोलॉजी डिस्कस करती है? अगर आपने प्लेटफॉर्म में मेरी जो फर्स्ट यूनिट है उसकी क्लास देखी होगी तो इसमें हमने पूरा प्रॉपरली डिस्कस किया है कि वो कौन सी साइकोलॉजी है जो इन सब चीज़ों की बात करती है। बिल्कुल सही जवाब इसमें आपकी सूफिज़म। जो आपकी सूफिज़म होती है वो आपकी सूफिज़म जो साइकोलॉजी होती है वो आपकी फोकस करती है नर्व्स मतलब सेल्फ। सूफिज़म में नर्व्स को सेल्फ कहते हैं, गल्ब को हार्ट कहते हैं और रूह को कहते हैं सोल। ठीक है, आत्मा, जो आत्मन आपका बुद्धिज़्म में कहा जाता है। तो सूफिज़म में, सूफी साइकोलॉजी से आप समझ सकते हैं सूफिज़म, सूफिज़म स्कूल में इन चीज़ों की बात की जाती है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अमंग इंडियन थ्योरीज ऑफ सेल्फ, जो इंडियन की थ्योरीज है सेल्फ की, विच स्कूल होल्ड डायमेट्रिकली अपोजिट व्यू, मतलब बिल्कुल अपोजिट व्यू होल्ड करते हैं। वन डिनाइंग द रियलिटी ऑफ सेल्फ, जो सेल्फ की रियलिटी को, एक स्कूल जो है सेल्फ की रियलिटी को पूरी तरह डिनाई करता है और अदर जो दूसरा स्कूल है वो उसे अपहोल्ड करता है, मतलब सेल्फ की रियलिटी को मतलब एडवोकेट करता है, सपोर्ट करता है। तो वो कौन सा स्कूल है आप बताइए? मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका जवाब क्या है कि आपके जो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके ऐसे 2 कौन से स्कूल्स हैं जिसमें एक स्कूल में आपकी जो सेल्फ को है उसको नहीं माना जा रहा, उसको डिनाई किया जा रहा है अबाउट द रियलिटी ऑफ सेल्फ, और एक जो स्कूल है वो आपकी सेल्फ की रियलिटी को वैलिडेट करता है, सपोर्ट करता है, वो कहता है कि हाँ सेल्फ है। अब ये आपका जो डिनाई करता है वो है आपका बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में आपके अनंता की बात की गई है। अनंता मतलब यहाँ लिखेंगे, अनंता की बात की है। अनंता मतलब नथिंगनेस, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। नथिंगनेस, नो सेल्फ, कोई सेल्फ है ही नहीं। यहाँ पे ये एथिज्म को भी फॉलो करते हैं, मतलब ये किसी भगवान को नहीं मानते।
फिर आपकी दूसरी फिलॉसफी होती है हिंदुज़म। जो हिंदुज़म फिलॉसफी है वो आपकी मानती है कि देयर इज़ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ सेल्फ है, मतलब आपकी जो सेल्फ है वो एसोसिएटेड है अद्वैत वेदांता में जैसे बोला जाता है एक अल्टीमेट रियलिटी है जिसे ब्राह्मण कहा जाता है और उसी से हमारी सेल्फ भी उसी का पार्ट है। तो वहाँ पे सेल्फ को बहुत परमानेंट कहा गया है, एटर्नल कहा गया है, और सेल्फ को बिल्कुल ऐसा बोला गया है कि वो अल्टीमेट सोर्स है। आत्मन, आत्मन का कॉन्सेप्ट बुद्धिज़्म में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे सॉरी हिंदुज़्म में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बुद्धिज़्म ने इसे रिजेक्ट किया है कि नहीं सेल्फ कुछ नहीं होता, और हिंदुज़्म में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब आप यहाँ बुद्धिज़्म दो जगह है, अब इंटीग्रल सेल्फ तो कुछ नहीं है, पर यहाँ है न्याया विशेषिका। न्याया विशेषिका इस ये दो पार्ट हैं आपके बुद्धिज़्म के। ये बुद्धिज़्म फिलॉसफी सॉरी हिंदुज़्म, ये आपकी हिंदुज़्म फिलॉसफी से ही आए हैं, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। ये दोनों पार्ट आपकी हिंदुज़्म फिलॉसफी के ही है। बुद्धिज़्म तो यहाँ हो गया, ये दोनों पार्ट हैं हिंदुज़्म के। तो ऐसे आप रिलेट करके आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आपका हुआ ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जो आपकी बुद्धिस्ट फिलॉसफी है ऑफ अप्लाइंग माइंडफुलनेस, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसमें जब आप माइंडफुलनेस अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे वाइल कंटेम्पलेटिंग, मतलब सोचते समय जब आप सोच विचार कर रहे होते हैं, कंटेम्पलेटिंग द फीलिंग्स इन द फीलिंग सिग्निफाई द मॉन्क इज पेइंग अटेंशन टू। उस टाइम पे जो आपका मॉन्क है वो किस चीज़ पे अटेंशन दे रहा होता है, किस चीज़ पे देता है बताइए। मैं आपके रिस्पांस का वेट करूंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब आपका बुद्धिस्ट फिलॉसफी में क्या कहा जाता है, जब आप माइंडफुलनेस करते हैं तो जो आप फीलिंग्स को कंटेम्पलेट करते हैं, फीलिंग्स के बारे में सोच विचार करते हैं, तो एक जो मॉन्क होता है वो पेन और प्लेजर के बारे में सोचता है, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट फीलिंग, कि कैसे आपकी क्या कहते हैं सुख है वो भी इम्परमानेंट है और आपका दुख है वो भी इम्परमानेंट है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो स्टेट ऑफ पेन एंड प्लेजर के बारे में सोचा जाता है, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट फीलिंग के बारे में बात की जाती है। इसी के साथ इसका आंसर आपका हुआ डी। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। अब हम आ गए अपने 10th क्वेश्चन पे। तो हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा टू एस्पेक्ट ऑफ माइंड आर कॉल्ड, मतलब ऋग्वेदा के हिसाब से माइंड जो है आपका उसके दो एस्पेक्ट है, इनमें से कोई दो एस्पेक्ट है माइंड के, उनका नाम आप बताइए। बताइए कौन से आपके। देखिए आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ के ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। कोशास जो है वो तो आपकी लेयर ऑफ सेल्फ बताता है, तो वो तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से आप इसे एलिमिनेट करेंगे। फिर कर्म एंड संचित, ये भी आपका कोई नहीं है। कर्मा एंड वृत्ति, ये भी नहीं है, तो आपका क्या बचा, मानस एंड चिता। तो मानस और चिता आपके माइंड के कंपोनेंट हैं। आपका कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं माइंड के, मानस, चिता, अहंकारा एंड वन इज योर बुद्धि। आपके ऋग्वेदा में इन दोनों का मेंशन किया गया, और वैसे योगिक कॉग्निशन में ये चारों आपके माइंड के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। इसके साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन द रिसर्च में वेयर रिसर्चर्स हैव डायरेक्ट कंट्रोल, रिसर्चर का डायरेक्ट कंट्रोल है ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें मैनिपुलेशन की जाती है, जिसे चेंज किया जा रहा है, उस पर रिसर्चर का पूरा इम्पैक्ट है, मतलब पूरा कंट्रोल है। तो उस स्टडी को क्या कहते हैं, वो रिसर्च आपकी कौन सी होती है जहाँ आपका जो रिसर्चर है उसके पास पूरा कंट्रोल होता है ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। ये बहुत ही ईजी सवाल है, अगर किसी ने रिसर्च का थोड़ा भी कुछ पढ़ा होगा तो उसको इसका जवाब पता होगा।
चलिए मैं बताती हूँ, इसका जवाब है बहुत आसान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है जिसमें आपके आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डीवी होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर आपके डीवी पे देखा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें आपके आईवी है उसको वो बिल्कुल रिसर्चर के कंट्रोल में होता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेशन किया जाता है, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से जो रिसर्चर है स्टडी के हिसाब से कर सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, When an investigator attempt to trace an effect, जब एक इन्वेस्टिगेटर है अटेम्प्ट करता है, attempt to trace an effect which has already occurred to its probable cause, research is known as। मतलब जब एक इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट करता है टू ट्रेस, वो ट्रेस करे मतलब फाइंड आउट करे, सर्च करे, इफेक्ट विच हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, मतलब कोई ऐसा इवेंट है जो भविष्य में हो चुका है पर वो इवेंट किस वजह से हुआ। प्रोबेबल कॉज, उसका कॉज आपको फाइंड करना है कि जो इवेंट भविष्य में कभी हो चुका है, जैसे कोई सुनामी, कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ भी हुआ है, भविष्य में कोई इवेंट हो चुका है, तो उसका कॉज क्या है, वो किस वजह से हुआ है, ये किस रिसर्च का काम होता है, किस रिसर्च में ये चीज़ देखी जाती है, बताइए आप। चलिए मैं बताती हूँ आपको, इसका आंसर आपका होगा सी। सी आपका क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है जिसमें आपका जो हिस्टोरिकल मतलब पास्ट में कोई इवेंट हो चुका होता है उसकी हम फिर स्टडी करते हैं कि वो किस वजह से हुआ। जैसे पास्ट में कोई वॉर हुई तो वॉर का क्या कारण था, या जैसे अभी कोविड हुआ, जैसे अब हमें 5-6 साल बाद हो जाएंगे तो लोग अब ये समझने की कोशिश करेंगे कोविड के क्या रीज़न थे, किस वजह से कोविड हुआ, अगर इन फ्यूचर कभी फिर से कोविड होने के चांसेस होंगे तो हम कैसे उस कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वो हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से ही समझ पाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिगार्डेड एज डिस्क्रीट वेरिएबल। पहली बात, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पहले मैं वेट करती हूँ, आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। सॉरी, चलिए मैं बताती हूँ आपको आंसर। इसका आंसर है डी, नंबर ऑफ पर्सन इन फैमिली। क्यों है, क्या है, मैं आपको बताती हूँ। डिस्क्रीट वेरिएबल आपके दो तरीके के जैसे वेरिएबल होते हैं, या तो आपके क्या कहते हैं डिस्क्रीट होंगे आपके, मतलब या तो कंटिन्यूस फॉर्म में वेरिएबल होंगे, मतलब जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी आपके वेरिएबल्स में, नंबर्स के फॉर्म में होंगे, ये आपके डिस्क्रीट होंगे। डिस्क्रीट मतलब व्हेन देयर इज़ अ नो नंबर बिहाइंड, मतलब जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आपका क्या कहते हैं वो है, उसके पीछे कोई नंबर नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। जैसे आप जब भी किसी को कैटेगराइज करते हैं एज अ मेल एंड एज अ फीमेल, जब आप मेल और फीमेल में कैटेगराइज करते हैं तो उसके पीछे तो कोई नंबर नहीं है, आपने मेल को 1 दे दिया, फीमेल को 2 दे दिया, बस जो क्या कहते हैं मेजरमेंट में आगे फर्दर यूज़ के लिए, स्टडी के लिए आपने 1 और 2 दे दिया, पर उसके पीछे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। तो जब आप जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनको जब आप कैटेगराइज करते हैं फॉर फर्दर स्टडी, उस चीज़ को कहते हैं, और क्या कहते हैं जब आपके नंबर्स में जब भी आपके वेरिएबल है उनके पीछे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जब नहीं होती तो उन्हें डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। जैसे आपके मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है ना कि आप मैरिड हैं या नहीं है मैरिड, मेल है या फीमेल है, या फिर आपको कोई चीज़ खाने में आलू चावल पसंद है या फिर आपको छोले चावल पसंद है, तो ये आपकी चॉइसेस हैं। ये चीज़ें आपकी न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होती, इसमें कोई नंबर नहीं होता, तो ये आपकी डिस्क्रीट वेरिएबल होती हैं। जैसे नंबर ऑफ़ पर्सन्स आप इन्हें डिस्क्रीट फॉर्म में रखते हैं। आप बोलेंगे फैमिली में आपके 5 मेंबर हैं, आप ये तो नहीं बोल सकते ना 2.5 मेंबर है या 3.5 नंबर है, जब आपकी वैल्यू में डेसिमल्स नहीं होते, व्हेन देयर इज़ नो डेसिमल इन योर वैल्यू। अगर जैसे आप बोलेंगे सामने तो आप देखेंगे ना आपके 4 पेड़ हैं, आप सामने पेड़ देख रहे हैं तो आप बोलेंगे 4 ट्रीज़ है, ये थोड़ी बोलेंगे 4.5 है। या फैमिली में मेंबर है तो आप बोलेंगे ना 5 मेंबर है,
आप ये थोड़ी बोलेंगे कि आप 4.5 फैमिली मेम्बर है, एक जैसे फैमिली में बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे 4 मेंबर है, एक छोटा बच्चा है तो 4.5, नहीं। डिस्क्रीट मतलब नो डेसिमल, कोई डेसिमल नहीं होता। और आपकी जो वेरिएबल्स है उनको कैटेगराइज किया जाता है, जैसे मेल, फीमेल और मैरिड और अनमैरिड। होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनस्टेबल एवरेज, इनमें से कौन सा जो आपका एवरेज है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कोई भी स्क्यू डाटा होता है उस पर सबसे पहले असर पड़ता है, ऐसा कौन सा आपका एवरेज डेविएशन है। मैं आपके रिस्पांस का वेट करती हूँ। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब है आपका मोड। मोड आपका सबसे अनस्टेबल एवरेज होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? इसलिए क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डाटा में बदलाव आया, थोड़ी सी भी आपकी जो वैल्यू है वो स्क्यू में आई, या फिर आपका लॉप साइडेड डाटा हुआ, ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज आई, तो सबसे ज़्यादा असर आपके मोड पे होता है। सबसे पहले आपका मोड ही चेंज होता है। तो इसका आंसर आपका हुआ ए। इसके साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप 15th क्वेश्चन पे हम 15th क्वेश्चन क्या कहता है? अ वेरिएबल इज अ डैश टू विच नंबर और वैल्यूज आर असाइन। एक वेरिएबल डैश होता है जिसको हम नंबर या वैल्यू असाइन करते हैं। तो क्या अ वेरिएबल इज़ अ टेस्ट? नहीं, वेरिएबल तो टेस्ट नहीं हो सकता। टेस्ट तो वो होता है जिसमें आइटम्स होते हैं, और टेस्ट तो पूरा आपकी एक सीरीज़ ऑफ आइटम्स होती है। वेरिएबल इज़ अ हाइपोथेसिस? नहीं, वो तो हम वेरिएबल्स के बारे में हाइपोथेसिस बनाते हैं। वेरिएबल इज़ अ इंडिकेटर? बताइए, आप सोचिए। वेरिएबल इज़ अ सिंबल। एक वेरिएबल आपका एक सिंबल होता है, उसको आप नंबर्स या वैल्यू असाइन करते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए। जैसे मैंने आपको बताया मेल एंड फीमेल, तो आप जब स्टडी करने जाते हैं एसपीएसएस में, जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हम उसे मेल या फीमेल करके नहीं लिख सकते। एसपीएसएस में जब भी एनालिसिस होता है तो हमें 1-2 नंबर्स के फॉर्म में चीज़ों को डालना होता है। तो जैसे मेल और फीमेल है तो हम उसे नंबर असाइन सिंबल के फॉर्म में, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, इसको हम नंबर असाइन करेंगे। मेल को हमने 1 दे दिया, फीमेल को हमने 2 दे दिया। इस नंबर का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 1 है तो वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पावरफुल है, या फीमेल 2 है तो वो कम पावरफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम फीमेल को 1 दे दें, मेल को 2 दे दें। तो बस हमें एक नंबर असाइन करना होता है कैटेगराइजेशन के लिए, तो वो एक सिंबल को हम असाइन करते हैं। तो इसका आंसर आपका हुआ सी। होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। इसके साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द रिग्रेशन लाइन, जो आपकी रिग्रेशन लाइन है वो कट करती है ईच अदर एट द पॉइंट। आपकी जो रिग्रेशन लाइन है, जैसे सपोज कीजिए आपकी यहाँ पे क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन आपको कहाँ कट करती है? एक आपका होता है पॉइंट जहाँ आपको रिग्रेशन लाइन आपकी कट करती है, तो वो पॉइंट आपका क्या होता है? जहाँ पे आपकी रिग्रेशन लाइन आपको कट करती है वो पॉइंट आपका क्या होता है? मैं बताती हूँ आपको। जहाँ आपकी रिग्रेशन लाइन कट करती है वो आपका पॉइंट होता है मिड पॉइंट, एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। जो आपका मिड पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन होता है, उसको आप कहते हैं, वो आपका कटिंग लाइन होती है एक्स और वाई की। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। होपफुली आपको सवाल समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? द क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट कैन बी अप्लाई वेयर। जो आपका क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट है वो आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? ये आपका एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। इसको आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट आपका कहाँ अप्लाई कर सकता है? अगर डाटा जहाँ आपके 2 सैंपल से ऑब्टेन होते हैं वहाँ पे, डाटा ऑब्टेन फॉर मोर देन 2 सैम्पल्स वहाँ पे, या डाटा ऑब्टेन फ्रॉम ओनली 1 सैम्पल, या ऑल ऑफ द अबव।
क्रुस्कल वॉलिस जो टेस्ट होता है आपका एक, मैं इसका जवाब आपको देती हूँ। क्रुस्कल वॉलिस आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, मतलब जब आपका जो डाटा है वो लॉप साइडेड है या फिर आपका डाटा नॉन पैरामेट्रिक, आपकी जहाँ टेक्निक यूज़ होती है वहाँ आपका ये इस्तेमाल होता है। ये आपका वहाँ इस्तेमाल होता है जब आपका डाटा दो या दो से ज़्यादा, मोर देन 2 सैम्पल्स, आपके 2 से ज़्यादा सैंपल होंगे या 2 होंगे तब आपका ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम 1 मिनट रुकेंगे फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ रही हों, क्लियर हो रही है। जैसे कि अब कंटिन्यू करते हैं, मैंने आपको बताया कि डाटा ऑब्टेन होता है मोर देन 2 सैंपल, 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल्स पे जब ऑब्टेन होता है तो आप क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट है उसको यूज़ करते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब आप क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे क्लासिफाई होता है। आप फर्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए, जब हमने क्रोनोलॉजी की बात की थी तो किस चीज़ की बात हो रही थी कि कौन से समय पे कौन सा फिलोसोफर आया। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी किस चीज़ की बात करेगी, सिम्टम्स की, क्लास इंटरवल्स की, टाइम की या लोकेशन की। सोचिए, बहुत आसान है, मैंने अब आपको हिंट भी दे दिया। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आपको पता लग जाएगा। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ही है टाइम, कौन किस टाइम पे आया। आपको टाइम लाइन में जब चीज़ों को बांधना होता है ना कि सबसे पहले ये आया, फिर उसके बाद दूसरे ये इंसान आए, फिर थर्ड टाइम लाइन में ये, फोर्थ टाइम लाइन में ये, तो आप क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाता है अरेंज द फिलोसोफर्स इन अ क्रोनोलॉजी, मतलब एक टाइम लाइन में उन्हें अरेंज करना, तो यहाँ पे आपका ये टाइम से रिलेटेड होता है। आई होप आपको समझ आया। 68 का आंसर आपका सी है, जहाँ आपके टाइम की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, व्हेन वी गेट डाटा ऑन इंटरवल स्केल, जब भी हमें डाटा इंटरवल स्केल पे मिलता है, इन मैच टू ग्रुप डिज़ाइन, मतलब जहाँ आपके दो ग्रुप है, एक ग्रुप को दूसरे से मैच किया गया है, सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करके, इंटेलिजेंस भी सेम रखने की कोशिश की और सारी चीज़ों को मैच करने की कोशिश की। मतलब दो ग्रुप हैं, यहाँ ग्रुप 1 है, यहाँ ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच किया गया है। जो आपके ग्रुप 2 के कैरेक्टरिस्टिक थे, जैसे इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस या आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड, सबको मैच कर दिया गया। तो दो ग्रुप है, उनको मैच किया गया, इंटरवल लेवल पे आपका स्केल है, तो आप कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, मैच्ड 2 ग्रुप्स हैं और इंटरवल लेवल पे आपका स्केल है, तो आप कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैं बताती हूँ आपको, आप यहाँ पर टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जो आपका टी टेस्ट है वो आपके दो ग्रुप के कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा होता है। दोनों ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए आपका टी टेस्ट बेस्ट होता है, और दो से ज़्यादा को भी कर सकता है, पर उसके लिए अनोवा ज़्यादा मोर अप्रोप्रिएट है। टी टेस्ट आपके दो ग्रुप के लिए होता है, तो यहाँ पे सैडलर ए टेस्ट और कोरिलेशन टी टेस्ट, तो आप दोनों को कह सकते हैं बोथ ऑफ द अबव। जो ये दोनों हैं ये आपके, तो बोथ ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका हुआ सी। होपफुली आपको समझ आया हो। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ सर्वे रिसर्च। जो सर्वे रिसर्च है उसकी मेजर प्रॉब्लम क्या होती है। 20th क्वेश्चन पे हैं हम। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है सर्वे रिसर्च की, जो आपके सर्वे रिसर्च है उसकी क्या प्रॉब्लम होती है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, या इनमें से कोई भी नहीं, आप बताएंगे मुझे। जो आपके सर्वे रिसर्च मेथड है
उसमें आपका जो प्रॉब्लम है आपकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी दोनों की होती है। तो इसका आंसर आपका ए है। ए क्यों है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो सर्वे रिसर्च होते हैं ना, वहाँ पे जो आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं बहुत बायस्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं। कोई आपको सही रिस्पॉन्स नहीं देगा, सब आपको सोशली डिज़ायरेबल मैनर में आपको रिस्पॉन्स देंगे। और वो जो मतलब सर्वे में आपकी रिलायबिलिटी में भी आपके असर पड़ता है, आपकी कंसिस्टेंसी भी सही नहीं आती और वैलिडिटी भी आपका कंटेंट प्रॉपरली उसमें नहीं होता और उसकी जो क्राइटेरिया है वो भी सही से कोरिलेट नहीं होता। तो आपकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी दोनों को ही डिफ़िकल्टी होता है, सर्वे रिसर्च में दोनों ही कम होती है, प्रॉपर नहीं होती। तो इसका आंसर हुआ ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों के ओपिनियंस देखने होते हैं, लोगों के व्यूज़ देखने होते हैं जो कि समय के साथ बदल जाते हैं। वो सोशली डिज़ायरेबल मैनर में बिहेव करते हैं, कभी कभी वो गलत आंसर देते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आइटम्स वो कुछ भी आंसर लगा देते हैं, एक्यूजेशन होता रहता है। तो इस वजह से आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों ही सर्वे मेथड की कम होती है, सही नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है आ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन, जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, ऑब्जेक्टिव मेजर होता है, सब्जेक्टिव मेजर होता है, या नन ऑफ द अबव, कौन सा होता है बताइए। मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कस किया है, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लास चल रही है टेस्टिंग की, हमने टेस्टिंग की यूनिट भी ख़त्म कर रही है। अब हमारी नई यूनिट चल रही है बायोलॉजिकल बेसिस, उसको आज ही हमने बायोलॉजिकल बेसिस में एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से ये चेक कर सकते हैं। टेस्टिंग में मैंने आपको बताया टेस्ट के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं और क्या क्या टेस्ट आपका कैसे प्लान किया जाता है और कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे क्वेश्चनर फॉर्म होता है, सब आपको बताया गया है वहाँ पे। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप प्लेटफॉर्म में क्लास को देख सकते हैं। इसका आंसर आप बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। इसका आंसर क्या कहता है मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर कहता है कि जो आपका टेस्ट है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब जो मतलब एक चीज़, मतलब जैसे कोई चीज़ है वो सबके लिए है। ऑब्जेक्टिव मतलब अगर ये टेस्ट इंटेलिजेंस मेजर कर रहा है तो ये सिर्फ मेरी इंटेलिजेंस नहीं, सबकी इंटेलिजेंस ही मेजर करेगा। ऐसा नहीं सिर्फ मेरी इंटेलिजेंस, उसकी क्रिएटिविटी, किसी और की कुछ। ऑब्जेक्टिव है, सबके लिए वो सेम है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज मेजर क्या कहता है? स्टैंडर्डाइज मेजर आपकी रिलायबिलिटी की बात करता है कि आपका टेस्ट है वो रिलायबल होना चाहिए, और आपकी वैलिडिटी की बात करता है कि आपका जो टेस्ट है वो वैलिड होना चाहिए। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया। इसका आंसर आपका ए है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। फॉर होम इज स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला यूज्ड, ये भी हमने डिस्कस किया है हमारी क्लास में कि स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला किसका पार्ट है, किसके अंडर आता है, बताइए आप। जो आपका, मैं आपको बताती हूँ, जो आपका स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला है वो यूज़ होता है आपकी रिलायबिलिटी। ये वन ऑफ द आपका रिलायबिलिटी का पार्ट है। रिलायबिलिटी में जो आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है ना, इंटरनल कंसिस्टेंसी, ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये रिलायबिलिटी में आपका रिलायबिलिटी का पार्ट माना जाता है स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला। इसके थ्रू आप टेस्ट की रिलायबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं या क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। एक गुड टेस्ट, अच्छे टेस्ट की कौन सी टर्म है जो नॉट? पहली बात तो आप क्या देखेंगे, नॉट। यहाँ पे नॉट है तो आप नॉट में क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। एक गुड टेस्ट जो आपका अच्छा टेस्ट होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या होते हैं? चलिए हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छे टेस्ट में रिलायबिलिटी नहीं हो तो क्या मतलब? वैलिडिटी बिल्कुल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी आपकी कंसिस्टेंसी के लिए बोला जाता है। वैलिडिटी इज़ फॉर योर अकरेंसी। फिर आपका नॉर्म्स बिल्कुल होने चाहिए। नॉर्म्स एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपके, ठीक है। इकोनॉमिकली क्या कहना चाहते हैं? इकोनॉमिकली ये कहना चाहते हैं पैसा, कि आपका एक अच्छे टेस्ट के पैसे ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, इकोनॉमिक वे में ये कुछ कहना चाहते हैं। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। तो नॉट पूछा है तो हम इन सब को यहाँ पे डिलीट करेंगे। आपका ये जो आंसर होगा इसमें डी होगा।
डी क्यों होगा मैंने आपको बताया है, डी इसलिए होगा क्योंकि नॉट पूछा है। ये सब तो कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो नॉट क्या नहीं है, इकोनॉमिकली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 24th क्वेश्चन आपका कह रहा है अ 4 year old चाइल्ड, एक 4 साल का बच्चा है, हैज़ 5 year मेंटल एज, उसकी 5 मेंटल एज है, तो व्हाट विल बी हिज इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। पहली बात, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट आपका ये जो टर्म है विलियम्स टर्म ने दिया है, इसका फॉर्मूला है वो आपके लुईस टर्मन है, उन्होंने आगे जाके एक्सटेंड किया है। एल्फ्रेड बिनेट ने कॉन्सेप्ट दिया था, पर लुईस टर्मन ने आगे जाके उनके जो फॉर्मूले है उसमें थोड़े चेंजेस करके फ्रैक्शंस हटा के रेशियो को लाया। तो इससे हम कैसे देखते हैं, MA/CA × 100, ये आपका फॉर्मूला होता है इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट को चेक करने का। ठीक है, तो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट को चेक करने का ये आपका फॉर्मूला होता है। तो MA क्या दे रखी है, मेंटल एज आपकी दे रखी है 5, क्रॉनिकल एज आपकी दे रखी है 4 × 100। अब आप कीजिए क्या होगा, आंसर क्या आया है आपका 125। आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका आंसर है 125। इसी के साथ इसका आंसर हुआ सी। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ आया। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर 125 आएगा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, होपफुली आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ, क्लियर हो रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट डज न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट मेजर। जो आपके न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो क्या मेजर करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट आपके जो होते हैं वो क्या मेजर करते हैं, सोशल डिस्टेंस, या आपके सोशल डिस्टेंसिंग को मेजर करते हैं, आपके बिहेवियरल इफेक्ट ऑफ ब्रेन डैमेज, या आपके एप्टीट्यूड टेस्ट, या आपके इंटेलिजेंस टेस्ट। आपको न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पता लग जाएगा क्या मेजर आपको करते हैं अगर आपने टेस्टिंग की यूनिट अच्छे से पढ़ी होगी। अगर आपने टेस्टिंग की यूनिट पढ़ी होगी तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि आपके जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है क्या मेजर करते हैं और क्या नहीं मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके रिस्पांस का वेट करती हूँ, जैसे आप आंसर देंगे फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। चलिए मैं आपको इसका जवाब बताती हूँ। सोशल डिस्टेंस जो आपका है वो तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग स्केल है जो इमोरी बगार्डस ने दिया है, उससे मेजर होता है। एप्टीट्यूड लेवल आपके क्या कहते हैं, जो जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है उससे होता है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट से होता है। इंटेलिजेंस आपकी वेस्लर या फिर स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है उससे होती है। ठीक है, तो आपका ये जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है वो आपके बिहेवियरल इफेक्ट को स्टडी करता है जब आपका ब्रेन में कोई डैमेज हो, ब्रेन में कोई पार्ट आपका डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से किसी एरिया में आपके ब्लड क्लोटिंग हो जाए या किसी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, तो वो चीज़ आपके न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं। होपफुली आपको आंसर समझ आया हो, एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हु हैज़ कंस्ट्रक्टेड MMPI। MMPI को किसने कंस्ट्रक्ट किया। MMPI आपका एक जो टेस्ट है क्या कहते हैं आपका नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया है। अब ये देखिए, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका थ्योरी बेस्ड है। अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो नहीं पता होगा। ठीक है, तो हु हैज़ कंस्ट्रक्टेड MMPI टेस्ट, ये हमने डिस्कस किया है। हमारी टेस्टिंग की थ्योरी मैंने आपको बताया, हमने पर्सनैलिटी टेस्ट डिस्कस किया, उसमें प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव दोनों का डिस्कशन हुआ है। तो उसमें बताया गया है कि आपके MMPI किसने दिए है। आपका जो MMPI है इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। आपका MMPI जो हतावे और मैकलेने हैं इन्होंने दिया है, हतावे और मैकलेने इन दोनों ने आपका ये जो टेस्ट है वो दिया है। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ। एक बार हम देखेंगे, इज एवरीथिंग फाइन। हाँ, अब हम क्लास पे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, वेयर कैन वी यूज़ डायग्नोस्टिक एजुकेशनल टेस्ट। जो आपका डायग्नोस्टिक एजुकेशनल टेस्ट है वो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं।
अब आप पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक, मतलब डायग्नोस करना, एजुकेशनल टूर। तो आपका जो डायग्नोस्टिक एजुकेशनल टूर है वो कहाँ यूज़ हो सकता है? फैमिली प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, सोशल प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, या आप रेशियल प्रॉब्लम को देखने के लिए, या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को देखने के लिए? बताइए। बहुत सही। आपका ये जो डायग्नोस्टिक एजुकेशनल टेस्ट है ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उनको देखने के लिए स्टडी किया जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे आपका अटेंशन ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, या फिर आपका क्या होता है आपका डिसलेक्सिया, जब आपको रीडिंग डिसऑर्डर होता है, या फिर आपका डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया मतलब आपकी कैलकुलेशन में जब दिक्कत होती है, या फिर आपका क्या कहते हैं कोई भी आपका जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उनको टेस्ट करने के लिए आपका डायग्नोस्टिक एजुकेशन टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, होपफुली आपको समझ आया हो सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ करियर असेसमेंट? करियर असेसमेंट का क्या पर्पस है? क्या पर्पस है? मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को मेजर करता है। आपने कभी करियर असेसमेंट कराया, मतलब अपने रिलेशनशिप को मेजर किया उससे? मैंने मतलब मुझे नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी को मेजर करता है। करियर चॉइसेस या एजुकेशनल चॉइसेस, बताइए क्या करता है? आई होप आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये क्या मेजर करता है। होपफुली रिलेशनशिप तो नहीं करता, बच्चों को इतना तो पता होना चाहिए। फिर क्या मेजर करता है? बहुत अच्छे। जो आपका करियर चॉइसेस है ये आपके करियर असेसमेंट से मेजर किया जाता है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही C है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस की आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी है जो JP गिलफोर्ड ने दी थी, उसमें कितने फैक्टर हैं? पहली बात तो मल्टी फैक्टर थ्योरी में आपके प्रोडक्ट होते हैं, कंटेंट होते हैं, वन इज़ योर प्रोडक्ट, वन इज़ योर कंटेंट, वन एंड योर इम्प्लीकेशंस, जो आपके क्या कहते हैं किस वे में आपका आ रहा है, कौन सा कंटेंट आपका है, किस यूनिट्स में आपकी चीज़ें आ रही है। तो आपका प्रोडक्ट, आपका कंटेंट और आपका क्या कहते हैं ये आपके इनमें से एक चीज़ आपकी, अब आपको ये खुद बताना है कि कितने कितने क्या होते हैं। आपके मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, आपके प्रोडक्ट होते हैं, आपके कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो आप बताइए क्या क्या कितने होते हैं और उसमें टोटल कितने फैक्टर होते हैं। JP गिलफोर्ड की ये थ्योरी है, उन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है जिसे इंटेलेक्ट मॉडल भी कहते हैं, इंटेलेक्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। मैं बताती हूँ आपको, आपके जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो आपके कितने होते हैं, आपके मेंटल प्रोसेसेस 5 होते हैं, आपके प्रोडक्ट जो आपके होते हैं 6 होते हैं, कंटेंट आपके 4 होते हैं। जो पुराना क्लासिफिकेशन है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, नए में कुछ चेंजेस हुए होंगे तो वो नहीं मैं आपको बता रही, मैं आप पुराने के हिसाब से जिस हिसाब से सवाल पूछा गया है वो बता रही हूँ। तो अब इनको इंटू किया जाता है, ठीक है। 30 फिर 34 जा क्या हुआ है बताइए? 120। बहुत सही, इसका जवाब आपका आएगा 120 मतलब B। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपके 120 आंसर है, 6 प्रोडक्ट होते हैं, 4 कंटेंट होते हैं, 5 मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। तो इससे आपका आंसर आ गया 120। आप इन्हें इंटू करके फैक्टर्स को निकाल सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रिडिक्टेड वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज अ टाइप ऑफ डैश वैलिडिटी। जो आपकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है वो डैश टाइप की वैलिडिटी होती है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगी। वैलिडिटी जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैलिडिटी मतलब अकरेंसी। तो बताइए प्रेडिक्टिव वैलिडिटी किसका पार्ट होती है? देखिए कंटेंट का तो ऑब्वियसली नहीं होती क्योंकि वो कंटेंट की बात करती है। फैक्टोरियल कुछ है नहीं। फेस वैलिडिटी मतलब अपीयर टू,
कि आपका जो टेस्ट है किस टाइप में अपीयर होता है। तो आपका फाइनल आंसर बचा क्राइटेरियन। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो डी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी, क्योंकि आपकी जो फेस वैलिडिटी है वो तो बिल्कुल नहीं है, कंटेंट हो ही नहीं सकती। और क्राइटेरियन वैलिडिटी है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, आपकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड वन इज योर कॉनकरेंट वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी आपकी यूज़ की जाती है कि आप देख सके जो आपका टेस्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस को, फ्यूचर परफॉर्मेंस को कितने अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहा है। जैसे आप मॉक पेपर देते हैं, नेट का जो आप एग्ज़ाम देते हैं उससे एक महीने पहले आप बहुत सारे मॉक पेपर लगाते हैं और उन मॉक पेपर के बेसिस पे आप नेट में आप कैसा परफॉर्म करेंगे उसको आप परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो आपकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है। कॉनकरेंट वैलिडिटी की जब आप एक सेम कॉन्स्टेंट के साथ अपना, जैसे आपने इंटेलिजेंस के साथ ही आप इंटेलिजेंस का एक टेस्ट लेंगे और इंटेलिजेंस का दूसरा टेस्ट लेंगे, फिर उनके क्या कहते हैं एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेंगे और एक अपना टेस्ट जो आप बना रहे हैं वो लेंगे। सेम टेस्ट पे आप अपने जो मीन है, सेम टेस्ट के दोनों टेस्ट पे अपने परफॉर्मेंस को, मीन को देखेंगे और उन मीन को कंपेयर करेंगे कि हाँ कोरिलेशन आ रहा है कि नहीं, सेम कॉन्सेप्ट के साथ कैसा कोरिलेशन। ठीक है, तो ये कॉनकरेंट और प्रेडिक्टिव में बस इतना सा अंतर होता है। प्रेडिक्टिव जो आपकी होती है वो आपकी एक टाइम गैप के साथ होती है, कॉनकरेंट का आपका कोई टाइम गैप नहीं होता। जो प्रेडिक्टिव है वो आपकी परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करती है टाइम गैप के साथ, यहाँ एक गैप भी होता है। कॉनकरेंट में आपका नो गैप, कोई गैप नहीं होता। और ये आपके जो दो आपके कंस्ट्रेंट है उनके कोरिलेशन को स्टडी करने की कोशिश करती है कि दोनों में कैसे आपका एक कंस्ट्रक्ट दूसरे कॉन्स्ट्रक्ट से रिलेटेड है और दोनों बिना टाइम गैप के। जैसे आपने आज कोई टेस्ट किया तो फिर आप कल अगले दिन ही दूसरा टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे नेट का ही आपका टेस्ट है तो आपने मॉक पेपर कल आपका नेट का एग्ज़ाम है उससे पहले आपने एक मॉक पेपर लगा लिया, तो ये आपकी कॉनकरेंट वैलिडिटी होगी बिना किसी टाइम गैप के। आपने एक दिन पहले मॉक लगाया, उसके अगले दिन नेट का एग्ज़ाम दे दिया, बस ये बिना टाइम गैप के। और आपका जो प्रेडिक्टिव होता है उसमें टाइम गैप होता है, जैसे आपने 2 महीने पहले अपना मॉक दिया फिर आपने वो एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो आपकी वो हो जाएगी क्राइटेरियन रिलेटेड। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हों, आपको एक्सप्लेनेशन समझ आए हो, एग्जाम्पल समझ आए हो। इसी के साथ हम आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर अब हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास है, कल की क्लास, उसमें नेक्स्ट 35 क्वेश्चन हम तब डील करेंगे। आज हमने 30 क्वेश्चन से आज डिस्कस कर लिए हैं, कल की क्लास में हम अपने जो 35 क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों, इनका एक्सप्लेनेशन समझ आया, एग्जाम्पल समझ आया। इसके साथ हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे आपको पढ़ाकर बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए पढ़ने में, तैयारी करने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। होपफुली आपको भी मेरे साथ पढ़कर अच्छा लगता हो। इसी के साथ अब हम अपनी क्लास को क्लोज करते हैं, ख़त्म करते हैं और फिर हम मिलते हैं कल। हाँ 120 बिल्कुल सही जवाब आपने दिया गगन कुमार जी, 120 बिल्कुल। अच्छा हाँ, एक्चुअली मैंने फ़ोन साइड में रख दिया था तो मैं आपके कमेंट देख नहीं पाई, उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा अपॉलॉजीज़ फॉर दैट, उसके लिए आप मुझे थोड़ी सी अपॉलॉजीज़ दे दीजिए, क्योंकि मैंने फ़ोन साइड में रख दिया था तो मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे पाई थी। पर हाँ, अगर आपको अब कोई डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ पूछना हो किसी भी सवाल से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मुझे अच्छा लगा आप क्लास में आए, आपने यहाँ पे कमेंट में रिप्लाई किया। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे थे। और अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ कमेंट्स को, पर कभी कभी मैं क्लास को फ़्लो में आ जाती हूँ तो मैं कमेंट्स को देखना थोड़ा सा प्रेफर कम करती हूँ, क्योंकि उससे फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, फ़्लो डिस्टर्ब होता है क्लास का। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बीच बीच में क्लास में एक बार स्टार्टिंग में कमेंट देख लूँ, एंड में कमेंट देख लूँ और 1-2 बार बीच में देख लूँ, कि मैं आपकी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करती रहूँ और यहाँ पे पढ़ाने पे भी फोकस बना रहे।
तो गगन जी, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ डाउट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं अब आपके कमेंट्स को देख रही हूँ। अब हम क्लास को ओवर करने जा रहे हैं। लास्ट में अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो 1 मिनट के लिए मैं यहीं हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपनी क्लास को फिर रैप अप करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हों। कोई भी दिक्कत हो रिलेटेड टू एग्जाम्पल, रिलेटेड टू क्वेश्चन, बैच, एनीथिंग यू कैन आस्क मी। चलिए, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ मैं क्लास को ओवर करती हूँ। चलिए हम क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको कोई डाउट नहीं है।